तो आजकल के ज़माने में फ्री पढ़ाना, इस महंगाई के ज़माने में फिर कैसे आप उसको मेंटेनेंस करते हैं और क्यों फ्री पढ़ाते हैं? आपको इससे फ़ायदा क्या है? हमारा किशनगंज आप देख रहे हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं, गांव में जो बच्चियां रहती हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं, हम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घराने से हैं। पैसे की कमी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो पाते। इस सीमांचल में शिक्षा की कमी, और पूरे बिहार में अगर शिक्षा के बारे में बात की जाए तो किशनगंज सबसे पिछड़े में आता है। आज हमारे किशनगंज में फार्मेसी कॉलेज नहीं है, पीजी करने के लिए एक अच्छा कॉलेज नहीं है। आखिर हमारे किशनगंज में क्यों नहीं? जो 10 साल के बच्चों को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए होटल्स में, जिनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो उम्र पढ़ने की होती है, हमारे बच्चे होटल्स में काम करते हैं। क्या उनको शिक्षा के बारे में पता नहीं? जिन हाथों में कलम होना चाहिए उन हाथों में प्लेट होता है। बच्चे घर से निकलकर बाहर कमाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि बेटे तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, पूछते हैं कि हमारे गार्जियन पैसे के लिए भेजे हैं। उन बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अपने बच्चों को कलम की ताकत दीजिए। आपको बच्चों को पैसे की ताकत नहीं, अरे पैसे आज है कल नहीं, लेकिन कलम की ताकत मरते दम तक की जिंदा रहे। तो कलम की ताकत दे बच्चों को। आप भूखे रहिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। कि हमारी सोसाइटी में जो है ना, अरे तुम्हारे पड़ोसी वाले छत दे दिए हैं, पड़ोसी वाले बिल्डिंग दे दिए हैं, बेटे आप लोग कब देंगे? लेकिन मैं उन गार्जियन को कहना चाहता हूँ कि एक वक्त भूखे रहकर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे आपके गांव में आईएएस बन के आएंगे, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वाइस चांसलर या कोई टीचर बन के आएंगे, या कि ऐसे मकान आपके कदमों पर हो, तो क्या उसके लिए कुछ करना चाहिए? या सिर्फ हम जिंदगी भर रोते रहें कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, सीमांत में शिक्षा नहीं? कब तक हम रोते रहेंगे इस नाम को लेकर? आप जानते हैं कि बिहार में सबसे कम स्तर अगर शिक्षा की बात की जाए तो वो सीमांचल है। आपने सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिया शिक्षा के। लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूँ दहेज मांगने वालों से कि सर आपसे बड़े भिखारी कोई नहीं है। अगर रास्ते में कोई भिखारी या फकीर मिले और हम उनको 10 रुपया देते हैं तो वो हमारा शुक्र अदा करते हैं और वो हमें दुआएं देते हैं। लेकिन दहेज मांगने वाले वो भिखारी होते हैं, उनको पूरी दुनिया अगर दे दिया जाए तब ये शुक्र अदा नहीं करेंगे आपका, तब भी कहेंगे कि कम है। लेकिन सर आपके चैनल के माध्यम से आज दहेज मांगने वालों से कहना चाहता हूँ, कभी उस बेटी के बाप से पूछ लिया करो, उनके हालात पे तरस आया करो। अरे यार, उनको आप दहेज के लिए दूसरे के दहलीज पर सर को झुका देते हो। वो अपनी बेटी की दहेज के लिए दूसरे के दहलीज पर भीख मांगते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2000 की मदद कर दीजिए। अरे यार, काश उस बेटी के बाप का कभी देख तो लेते। इसी दहेज की वजह से आप तारीख उठा के देख लीजिए कितनी बेटियों ने जान दे दी, कितनी बेटियों ने जान दे दी है इस दहेज के लिए। उसको ससुराल में इस तरह तंज किए जाते हैं, ससुराल में इस तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि वो बच्ची सुसाइड करने पर तुल जाती है। वो यही सोचती है मेरा बाप गरीब है, मेरी माँ गरीब है। अगर मैं जाता हूँ दहेज की मांग को लेकर तो मेरी माँ, मेरे बाप फिर क्या रोएंगे रात भर, फिर लोगों के दहलीज पर भीख मांगेंगे मेरे लिए। इससे बेहतर कि मैं अपनी जान दे दूँ। आप बताइए किशनगंज में कितने इंडस्ट्रीज हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? दोस्तों, कहते हैं कि अंधेरा कितना घना हो उसको दूर करने के लिए एक छोटी सी चिराग ही काफ़ी है। ऐसा ही हमारे साथ एक शिक्षाविद है जो अशिक्षा के घने अंधेरे को अपने शिक्षा की हुनर से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है शिक्षाविद इंतजार आलम साहब। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है केडीवी लाइव में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके केडीवी चैनल का मैं शुक्रगुजार हूं, और बिलखुसूस आपका कि आपने मुझे दावत दी और आपके चैनल के ज़रिए मैं लोगों तक एक पैगाम दे सकूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, आप अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दीजिए उन भाइयों के लिए जो भाई आपको नहीं जानते हैं, कि आप क्या करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद इंतज़ार है और मैं पोठिया ब्लॉक के एक छोटे से गांव से हूं जिसका नाम छमटिया है। अगर लोग हम प्रोग्राम में जाते हैं तो लोग कह रहे हैं कि दिल्ली से आ रहे हैं या पटना से आ रहे हैं, लेकिन मैं आज अपने डिस्ट्रिक्ट को बता दूं कि मैं भी किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से ही हूँ, और किशनगंज डिस्ट्रिक्ट के पोठिया ब्लॉक के छोटे से गांव छमटिया से आता हूँ। फिलहाल अपनी तैयारी भी चल रही है और साथ ही साथ जूम ऐप के माध्यम से इंग्लिश ऑनलाइन क्लास भी देते हैं। किन बच्चों को क्लास देते हैं? देखिए, इंग्लिश के क्लास में एज तो लिमिट है नहीं, क्योंकि हम इंग्लिश ट्रेनर हैं। किसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को, या फिर मतलब कि कोई भी आए, सभी को? स्पेशली जो है ये उन बच्चों के लिए है जो कमज़ोर हैं माली हालात से भी, जिनकी एक सोच है कि हम गरीब हैं या हम गुर्बत की ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको ऐसा फील होता है कि शायद हम एजुकेशन हासिल नहीं कर पाएंगे। ऐसे बच्चों के लिए मैं खास करके एक क्लास को चला रहा हूँ। आप जूम ऐप से पढ़ाई मतलब कि बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चों से कुछ फीस उस लेते हैं या फिर मतलब कैसे, क्या उसका ये प्रक्रिया तो बताइए। मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपने सवाल किया उसका भी जवाब दे दूं और उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन दे दूं कि जूम ऐप के माध्यम से आज सीमांचल के लगभग, सीमांचल, वेस्ट बंगाल या बिहार के तमाम
जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से कम से कम 750 बच्चे हैं, 750 बच्चों को 750 स्टूडेंट्स हैं, जिससे हम पैसे के मुतालबा नहीं करते हैं। अच्छा, बस 100 रुपया ज्वाइन करने के लिए लेते हैं, या कोई बच्चा खुशी से 200 रुपये भी दे देते हैं। अच्छा, लेकिन पैसे का कोई मुतालबा नहीं करते, कोई डिमांड नहीं है जी। आप बिल्कुल फ्री में पढ़ाते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो आजकल के ज़माने में फ्री पढ़ाना, इस महंगाई के ज़माने में फिर कैसे आप उसको मेंटेनेंस करते हैं और क्यों फ्री पढ़ाते हैं? आपको इससे फ़ायदा क्या है? बहुत बड़ी बात, और आपने अच्छा सवाल पूछा है कि ज़माने में फ्री पढ़ाना, वक्त देना, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप भी सीमांचल से हैं, हम भी सीमांचल से हैं, और सीमांचल के हालात, सीमांचल की शिक्षा आप खूब जानते हैं कि यहाँ के हालात किस तरह हैं, यहाँ किस तरह के लोग बसते हैं। देखिए, फ्री पढ़ाने का जो मकसद है, एक खादिम की हैसियत से जो बच्चों को मैं खिदमत करता हूँ, उसका एक मकसद ये है कि हमारा किशनगंज, आप देख रहे हैं कि गांव में जो लोग रहते हैं, गांव में जो बच्चियां रहती हैं, गांव में जो बच्चे रहते हैं, हम में से बहुत ऐसे बच्चे हैं जो गरीब घराने से हैं, पैसे की कमी की वजह से वो तालीम हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके जो सपने हैं वो साकार नहीं हो पाते। और बच्चियों के साथ ये प्रॉब्लम्स है सोसाइटी में कि वो कुछ माँ बाप होते हैं उनको बाहर नहीं जाने देते हैं। वो चाहती है कि मैं अंग्रेजी सीखूं, अंग्रेजी बोलूं, है ना, सबकी ख्वाहिश होती है, उनकी ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। तो मैंने अपने आप को एक डिसीजन लिया कि उन बच्चों की ख्वाहिश, उनकी जो तमन्ना, जो उनकी आरजू है, ये क्यों कुचल जाए। इसीलिए आप मतलब इसको फ्री पढ़ाते हैं जूम ऐप के? बिल्कुल। अब पढ़ाई तो स्कूल में भी होती है ना, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, तो स्कूल में पढ़ाना और आपका पढ़ाना फिर डिफरेंट कैसा है उसमें? देखिए, स्कूल स्कूल है और हम हैं। तो इसका मतलब कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि पढ़ाई नहीं होती है, होती है, लेकिन मुझ में जो गुण है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं लोगों के दरमियान में पेश करूं, बच्चों के दरमियान में पेश करूं। अच्छा। तो आपकी नज़र में सीमांचल का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? सीमांचल बिहार का, पूरे बिहार का कैसा मतलब एजुकेशन सिस्टम है? कैसा बच्चों को मतलब सही तालीम मिल पा रहा है कि नहीं? सरकारी स्कूलों के माध्यम से बात कर रहे हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सीमांचल में शिक्षा की कमी, और पूरे बिहार में अगर शिक्षा के बारे में बात की जाए तो किशनगंज सबसे पिछड़े में आता है। बात रही सरकारी स्कूलों की बात कि पढ़ाई होती है कि नहीं होती है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो चाहूँगा कि तमाम स्कूल के टीचर से भी कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सर, आप शिक्षा के हालात को जानते हैं और आप समाज के हीरो हैं, बेहतर से बेहतर शिक्षा देने की कोशिश करें। तो क्या मतलब इसका जो आप जैसे कि बताए कि पूरे बिहार में सबसे कम जो शिक्षा का स्तर है अपना किशनगंज में है, तो इसका कारण क्या है? यहाँ के मतलब कि नेताओं को इसका जिम्मेदार मानते हैं, या फिर और के बच्चों को खुद जिम्मेदार मानते हैं, या फिर टीचर को जिम्मेदार मानते हैं? आपकी नज़र में क्या है जिम्मेदार? देखिए, एक चीज़ के लिए एक ही आदमी जिम्मेदार नहीं है, हो सकता है कि सब लोग जिम्मेदार हैं, हम भी जिम्मेदार हैं, टीचर्स भी जिम्मेदार हैं, हमारे जो नेतागण, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। आप देख लीजिए, जिम्मेदार इसलिए कहेंगे कि आज हमारे किशनगंज में फार्मेसी कॉलेज नहीं है, पीजी करने के लिए एक अच्छा कॉलेज नहीं है। अगर हमारे बच्चे, किसकी कमी है आखिर? जी बिल्कुल, हम अपने नेताओं से मुतालबा कर रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हीं की तरफ ये बात कह रहा हूँ कि अगर हमारे बच्चों को अच्छे कॉलेज से पीजी करना हो तो उनको किशन से बाहर जाना पड़ेगा। किशन से बाहर? बिल्कुल। अगर वो चाहता कि मैं बी फार्मा करूँ तो किशन से बाहर जाना पड़ेगा। अगर वो चाहता कि मैं अच्छे कॉलेज से बीटेक करूँ तो उसको बाहर जाना पड़ेगा। आखिर हमारे किशनगंज में क्यों नहीं? एक तो सीधा दोष नेताओं पर जाता है, क्या इसमें परिवार का भी भूमिका नहीं है अपने बच्चों को आगे पढ़ाना, या फिर मतलब कि जो भी काम करना? आज जैसे देखा जाता है कि सीमांचल में ज़्यादातर माँ बाप अपने बच्चों को बाहर कमाने के लिए भेज देते हैं, तो कहीं ना कहीं तो मतलब कि गार्जियन की भी तो कमी है ना, शिक्षा अपने बच्चों को शिक्षा देना। बिल्कुल। मैंने क्योंकि फर्स्ट माहौल जो आता है वो अपना परिवार से ही आता है, समाज से ही आता है। जब तक नहीं अगर माहौल, पढ़ाई का माहौल होगा घर में, तब तक कहाँ से बच्चा फिर आगे बढ़ेगा? तो ये तो गार्जियन भी जिम्मेदार है इस तौर पर। बिल्कुल, आपकी बात सही है। मैंने कहा ना कि जिम्मेदार सब है, गार्जियन भी जिम्मेदार है, हम भी जिम्मेदार हैं। जैसे हम एक पढ़े लिखे हैं ना, तो हमें चाहिए कि हम अपने गांव को, जो बच्चे हैं, उनको बताएं कि शिक्षा के महत्व क्या है। ये हमारी भी जिम्मेदारी है। हो सकता है उन बच्चों को नहीं मालूम है, आप किशन के हालात को अच्छी तरह जानते हैं, हो सकता है उन्हें नहीं मालूम, लेकिन हम जो जिम्मेदार हैं, हम जो पढ़े लिखे हैं बाहर से, तो हमें क्या चाहिए कि हम शिक्षा को फैलाएं, हम उन बच्चों तक इस पैगाम को पहुंचाएं। और मैं पहली बात कह दूं कि आपका जो चैनल है यकीनन अच्छे पैगामात को पहुंचाते हैं, तो मैं आज बच्चों तक पहुंचाना चाहता हूं कि देखिए, आज शिक्षा के बिना जिंदगी अधूरी है। सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा, हमें उन गार्जियन तक पहुंचाना पड़ेगा
जो 10 साल के बच्चों को बाहर भेजते हैं कमाने के लिए होटल्स में, जिनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो उम्र पढ़ने की होती है, हमारे बच्चे होटल्स में काम करते हैं। क्या उनको शिक्षा के बारे में पता नहीं? जिन हाथों में कलम होना चाहिए उन हाथों में प्लेट होता है। बच्चे घर से निकलकर बाहर कमाते हैं। जब उनसे पूछते हैं कि बेटे तुम यहाँ क्यों काम कर रहे हो, पूछते हैं कि हमारे गार्जियन पैसे के लिए भेजे हैं। उन बच्चों के जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन गार्जियन से कहना चाहता हूँ कि एक वक्त भूखे रहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को कलम की ताकत दीजिए। आपको बच्चों को पैसे की ताकत नहीं, अरे पैसे आज है कल नहीं, लेकिन कलम की ताकत मरते दम तक की जिंदा रहे। तो कलम की ताकत दे बच्चों को। आप भूखे रहिए, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए। और एक बात और कह देना चाहता हूं कि हमारी सोसाइटी में जो है ना, अरे तुम्हारे पड़ोसी वाले छत दे दिए हैं, पड़ोसी वाले बिल्डिंग दे दिए हैं, बेटे आप लोग कब देंगे? लेकिन मैं उन गार्जियन को कहना चाहता हूं कि एक वक्त भूखे रहकर आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। जिस दिन आपके बच्चे आपके गांव में आईएएस बन के आएंगे, डॉक्टर्स, प्रोफेसर, वाइस चांसलर या कोई टीचर बन के आएंगे, यकीन ऐसे मकान आपके कदमों पर होंगे। आपका सर फख्र से ऊंचा हो जाएगा। यकीनन लोग आपके इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएंगे। और एक बात कह देना चाहता हूं सर, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, लोग गरीबी पे रोते हैं कि मैं तो गरीब हूं। गांव में अगर कोई इंसाफ होता है सर, तो गरीब लोग अगर कुछ बोलना भी चाहते हैं ना, वो नहीं बोल पाते हैं। वो ये फील करते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लोग हमें बोलने नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं भाई, आपके पास पैसे नहीं है, अरे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके पास दौलत है। अगर असली दौलत का बात बताऊं, आपकी बेटी और आपके बेटे हैं, यानी आपके बच्चे असल दौलत है। अगर आप आपके बच्चे को पढ़ाएंगे और आपके बच्चे उस गांव में जिस दिन कुछ बन के आएंगे ना, लोग आपकी इज्जत ही नहीं, लोग आपकी बात भी सुनेंगे और अपनी बात रख भी सकते हैं। अगर आपने गरीबी का नाम लेकर जिंदगी भर रोते रहा, तो फिर आपके बच्चों को भी गुलाम की जिंदगी जीनी पड़ेगी। आपके बच्चे भी रोते रहेंगे। बिल्कुल, हमेशा। अच्छा, एक मतलब कि न्यूयॉर्क का एक ये है, मतलब रिसर्च सेंटर है, उसका नाम है प्यू रिसर्च सेंटर। अच्छा। उन्होंने 90 देशों का एक सर्वे किया था। 90 देशों का सर्वे किया था कि सबसे कम शिक्षा स्तर प्राप्त करने वाला कौन सा देश है, तो वो अपना भारत पाया गया। 90 देशों में सबसे कम शिक्षा स्तर जो प्राप्त करता है बच्चे अपने भारत में। इसका कारण क्या हो सकता है आपकी नज़र में? इसके कारण हम भी हैं और हमारी सरकार भी है। जैसे बिहार की बात करें, मैं तो हिंदुस्तान की बात नहीं करूं, बिहार में सीमांचल की बात करता हूं। सरकार इस बात को जानती है, हमारे जो नेतागण है वो जानते इस बात को कि सीमांचल एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा एरिया है जहां शिक्षा बहुत कम है। तो क्या उसके लिए कुछ करना चाहिए, या सिर्फ हम जिंदगी भर रोते रहें कि हमारे पास शिक्षा नहीं है, सीमांचल में शिक्षा नहीं? कब तक हम रोते रहेंगे इस नाम को लेकर? मैं चाहता हूं, हमारे नेतागण से भी कहना चाहता हूं, सरकार से भी मैं अनुरोध करता हूं। आप जानते हैं कि बिहार में सबसे कम स्तर अगर शिक्षा की बात की जाए तो वो सीमांचल है। आपने सीमांचल को स्पेशल पैकेज दिया शिक्षा के। अच्छा, एक चीज़ और मतलब कि डिफरेंट हम देखते हैं, जैसे अपना बिहार हुआ, सीमांचल हुआ, या फिर अन्य प्रदेश की तुलना करें अपने बिहार की, तो दो चीज़ बहुत फ़र्क आता है। अपने बिहार के एजुकेशन सिस्टम में अंग्रेजी की बहुत कमी है। ऐसा क्यों आखिर? आप अंग्रेजी के टीचर हैं, अंग्रेजी पढ़ाते हैं, लेकिन अपना जो आप अन्य प्रदेशों के बच्चों को देखेंगे या फिर अपने सीमांचल के बच्चों को देखेंगे तो बहुत डिफरेंट है अंग्रेजी में खास करके। ऐसा क्यों? या इसका कारण ये भी हो सकता है कि बिहार सरकार जो अपना स्कूलों में अंग्रेजी को कंपलसरी नहीं किया हो, ये भी जिम्मेदार हो सकता है। या फिर आपकी नज़र में क्या हो सकता है, बताइए। बिल्कुल, आपने सही बात कही है, और जो बात आपने कही है मैं आपकी तारीफ करता हूँ इसके लिए कि आपने ये क्वेश्चन आज पूछ लिया मुझसे। कई बार लोग मुझसे इस सवाल पूछे भी हैं। देखिए सर, आज अंग्रेजी बिहार की बात की जाए तो ऐसी बात नहीं है कि जानते ही नहीं है, हमारे बिहार के बच्चे जानते हैं। लेकिन अगर तुलना की जाए, जैसे केरला की बात की जाए, केरला में देख लीजिए अंग्रेजी बोली जाती है, यहाँ तक कि वहाँ हिंदी भी नहीं बोली जाती है। तो सबसे बड़ी बात, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अंग्रेजी को कंपल्सरी नहीं किया है। आप देख लीजिए सर, मान चले अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया होता तो क्या मतलब कि बच्चे तो जरूर उसको सीखने की मतलब की कोशिश करता। बिल्कुल कोशिश करते हैं, उनके अंदर ख्वाहिश होती है। जैसे हम भी मतलब कि प्राइमरी स्कूल से ही पढ़े हैं, जब भी मैट्रिक करे थे तो देखे कि नहीं अंग्रेजी तो कंपलसरी है नहीं, तो हम भी उतना ध्यान नहीं दिए। अगर कंपलसरी होता तो उसमें ध्यान देते, पढ़ाई करते, उसके लिए तैयारी करते। तो क्या इसका सीधा दोष सरकार को नहीं जाता है कि आपकी नज़र में कि उसको कंपलसरी कर दिया जाए बिहार में अंग्रेजी को? बिल्कुल, देखिए हमारी भी ये ख्वाहिश है कि अगर कंपलसरी कर देती है सरकार इंग्लिश को तो बच्चे के अंदर ख्वाहिश जगेगी, अरे भाई हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो वरना हम फेल कर जाएंगे। तो जब वो पढ़ने की कोशिश करेगा, और अंग्रेजी एक ऐसा भाषा है सर, है ना, अंग्रेजी इंटरेस्टिंग है बहुत ही, तो बच्चे सीखने की ख्वाहिश करेंगे। तो मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आप यकीनन करें, बच्चे आपसे सहमत होंगे। जो भी बच्चे अगर मान चलिए अंग्रेजी सीखना हो और यहाँ पर अंग्रेजी का टीचर भी उतना नहीं है कि बच्चे को बढ़िया तरीके से सिखा पाए,
एक आध को छोड़ करके शहरी एरिया में छोड़ करके गाँव एरिया में बहुत कम है, ना बराबर है। क्योंकि हम भी जैसे पढ़ाई करते थे ना, तो हम भी खोज कर करके थक गए, लेकिन नहीं पढ़ पाए क्योंकि अंग्रेजी का टीचर ही नहीं मिला हमको पढ़ने के लिए। तो ऐसे में अगर कोई अंग्रेजी आपसे पढ़ना चाहे, क्योंकि आप अंग्रेजी क्लास कराते हैं जूम ऐप पर, तो कैसे फिर आप किसी को संपर्क करें आपसे पढ़ाई करने के लिए अंग्रेजी घर बैठे? जी बिल्कुल सर, मैं जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाता हूँ। आपसे संपर्क करें कैसे? जी कैसे संपर्क करें, मेरा मोबाइल जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर मेरा ले ले, मैं बता दूं कॉन्टैक्ट नंबर? आपकी इच्छा। जी बता देता हूं ताकि बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है 7763010453। इस नंबर पर या तो कॉल करें या मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, फिर मैं उनको क्लास में ज्वाइन कर दूंगा। अच्छा, मतलब कि देखते हैं ज़्यादातर अपने यहाँ के बच्चे, स्कूली बच्चे मैट्रिक करने के बाद वो या तो पढ़ाई ड्रॉप कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं, या फिर वो आर्ट्स करके बाहर चले जाते हैं कमाने का जाने के लिए, क्योंकि सोचते हैं कि आर्ट्स में तो पास हो ही जाएंगे, कम से कम सिर्फ पास होंगे, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं। एक बात बताऊं सर मैं आपको, लोग ये सोचते हैं ना कि आर्ट्स जो है कुछ भी नहीं है, वो हल्का ले लेते हैं आर्ट्स को, हल्के में लेते हैं, अरे कुछ नहीं हम तो पास कर जाएंगे। लेकिन आज एक सच बता दूं, एक IAS जो बनते हैं ना सर, उनको भी आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। हिस्ट्री हो या आपको जाकर के सोशल साइंस हो, कुछ भी पढ़ना पड़ेगा। एक IPS बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आर्ट्स आप हल्के में मत लीजिए इसको। जो आर्ट्स के स्टूडेंट है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कल अगर आप IAS की तैयारी करने जाएंगे ना, तो आपको आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। सीमांचल नहीं, पूरे बिहार में ही ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम ये है कि दहेज प्रथा को लेकर के। जी आप दहेज प्रथा को लेकर के क्या करना चाहते हैं, बताइए? बुराई है ना, बुराई बहुत सारे बुराई हैं, उनमें से एक बुराई अगर है तो उनका नाम दहेज है। सामाजिक बुराई। जी, ये बुराई वो बुराई है जो इंसान को तबाह और समाज को तबाह कर देती है। जो वो बुराई है, ये बुराई और बुराइयों से खतरनाक बुराई है। जैसे एक वायरस होता है ना, ये वायरस की तरह है, इंसान को तबाह व बर्बाद करते हैं, समाज को तबाह व बर्बाद कर देती है। तो ये वो बुराई है। तो इस बुराई को कैसे रोका जाएगा आखिर? बिल्कुल रोक सकते हैं। दहेज प्रथा कैसे खत्म होगा अपने सीमांचल से, अपने बिहार से? क्योंकि देखते हैं ज़्यादातर, अगर मान के चलिए कोई अच्छा खासा पैसा वाला व्यक्ति होता है, अगर अपनी बेटी की वो शादी कराते हैं तो कुछ नया चीज़ इम्प्लीमेंट करता है उसमें दहेज देने के लिए, तो और भी उससे दूसरे लोग प्रेरणा लेते हैं, गरीब प्रेरणा लेते हैं कि हम भी अपने बेटे को वो चीज़ देंगे, लेकिन उसकी हैसियत नहीं है वो चीज़ देने का। क्या करते हैं, ज़मीन गिरवी रख देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं वो, लेकिन अपनी बेटी को वो चीज़ पूरा करते हैं दहेज में देने के लिए। तो ये चीज़ कैसे रोका जाए? सर इसका जिम्मेदार आप भी हैं और हम भी हैं। आज आप देख लीजिए, किसी के जब शादी की बात होती है, जब रिश्ते वाले लड़की के यहाँ जाते हैं तो लड़के बाद में दिखते हैं, पहले रिश्वत की बात करते हैं। रिश्वत है ना, दहेज क्या है? रिश्वत तो है। दहेज की बात करेंगे कि 5 लाख कैश चाहिए, एक 4 व्हीलर चाहिए, और फिर क्या कहते हैं मालूम, जो आपको मर्जी फिर दे दीजिए। यानी 5 लाख पहले डिमांड करके, मतलब कि डिमांड कर लेते हैं। उसके बाद अगर उनके मुताबिक बात होती है तो रिश्ता कबूल है, नहीं तो खत्म। लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूँ दहेज मांगने वालों से कि सर आपसे बड़े भिखारी कोई नहीं है। अगर रास्ते में कोई भिखारी या फकीर मिले और हम उनको 10 रुपया देते हैं तो वो हमारा शुक्र अदा करते हैं और वो हमें दुआएं देते हैं। लेकिन दहेज मांगने वाले वो भिखारी होते हैं, उनको पूरी दुनिया अगर दे दिया जाए तब ये शुक्र अदा नहीं करेंगे आपका, तब भी कहेंगे कि कम है। लेकिन सर आपके चैनल के माध्यम से आज दहेज मांगने वालों से कहना चाहता हूँ, कभी उस बेटी के बाप से पूछ लिया करो, उनके हालात पे तरस आया करो। अरे यार, उनको आप दहेज के लिए दूसरे के दहलीज पर सर को झुका देते हो। वो अपनी बेटी की दहेज के लिए दूसरे के दहलीज पर भीख मांगते हैं कि मेरी बेटी की शादी है, मुझे 2000 की मदद कर दीजिए। अरे यार, काश उस बेटी के बाप का कभी देख तो लेते। दहेज मांगने वालों से मैं गुजारिश करता हूं, अरे आपकी भी बेटी है, कम से कम सोच तो लिया कीजिए। और देख लीजिए सर, इसी दहेज की वजह से आप तारीख उठा के देख लीजिए कितनी बेटियों ने जान दे दी, कितनी बेटियों ने जान दे दी है इस दहेज के लिए। उसको ससुराल में इस तरह तंज किए जाते हैं, ससुराल में इस तरह उसके साथ व्यवहार किया जाता है कि वो बच्ची सुसाइड करने पर तुल जाती है। वो यही सोचती है मेरा बाप गरीब है, मेरी माँ गरीब है। अगर मैं जाता हूँ दहेज की मांग को लेकर तो मेरी माँ मेरे बाप फिर क्या रोएंगे रात भर, फिर लोगों के दहलीज पर भीख मांगेंगे मेरे लिए। इससे बेहतर कि मैं अपनी जान दे दूँ। सर अफसोस होता है सर कि हमारी बेटियां जिनको हम फूल से भी ज्यादा नाजुक समझते हैं, जिनको गले से लगाते हैं, वो बेटी दहेज की वजह से हमारे आगे तरफ के मर जाती है। मैं उन दहेज मांगने वालों से पूछता हूँ, क्या तुम्हारी बेटी नहीं है? अरे वो समाज की बेटी है, तुम्हारी बेटी नहीं है? तुम्हारे आगे तुम्हारी बेटी मर जाती है, सुसाइड कर लेती है। जरा खौफ तो करो,
जरा सोचो उस परिवार के बारे में जिनकी बेटियां मर जाती होगी बाप के सामने दहेज की वजह से। सही बात है। अच्छा, दहेज के बारे में तो जो भी बात हो गई और बाकी दूसरी बात यह है कि सीमांचल में बहुत ज़्यादा गरीबी है। तो आपका मतलब कि अगर आप सर्वे उठा करके देखेंगे तो पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी बिहार में, और बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी सीमांचल में किशनगंज में सबसे ज़्यादा गरीबी है। तो इसका मुख्य कारण क्या है, इतना गरीबी का कारण क्या है आखिर, और पलायन का कारण क्या है? क्योंकि यहाँ से गरीबी के कारण लोग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर उद्योग धंधा रोजगार नहीं रहने के कारण लोग पलायन करते हैं, अपने घर परिवार को छोड़ करके सालों साल बाहर में रहते हैं, अन्य प्रदेश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और जो भी खुशी का माहौल होता है या फिर गम का माहौल होता है शरीक नहीं हो पाते अपने घर में। तो कारण क्या है इसका कि आखिर ये गरीबी खत्म कैसे होगा? देखिए सर, आप कहें कि लोग माइग्रेट करते हैं, एक दूसरी जगह जाते हैं कमाने के लिए। आप बताइए किशनगंज में कितने इंडस्ट्रीज हैं आपके पास? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? कोई रोजगार है उनके पास? नहीं है, कहाँ जाएंगे? अगर यहाँ भी अगर 2-4 बड़े बड़े फैक्ट्रीज होते तो शायद हमारे बच्चों को यहाँ से नहीं जाना पड़ता, शायद एक कमाने का जरिया बन जाता। कहाँ है हमारे पास? हम लोगों को देते हैं पर हम कब किए हैं? अच्छा, सोशल मीडिया पर बात कर लेते हैं कि आजकल के बच्चे सोशल मीडिया पर काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो आखिर इसका दुष्परिणाम क्या है और इसका मतलब कि फ़ायदा क्या है आपकी नज़र में? जहाँ तक सोशल मीडिया की बात है सर, तो देखिए अच्छा भी है तो बुरा भी है। दो पहलू हैं हर एक चीज़ के, कि कोई अच्छा भी है तो बुरा भी। कुछ लोग सोशल मीडिया का यूज़ करके देखिए आईएएस बन जाते हैं, क्योंकि उनको उसी चीज़ की तलाश होती है जो उनको ज़रूरत हो। आईपीएस बनते हैं, है ना? सोशल मीडिया का फ़ायदा भी है, नुकसान भी जी है। बिल्कुल। अब डिपेंड करता है यूज़ करने वाले पर, वो किस तरह यूज़ करता है। और इसके जिम्मेदार मैं माँ बाप को भी ठहराना चाहता हूँ, गार्जियंस को, कि आपके बच्चे आपके सामने बचपन से मोबाइल चलाते हैं, आप देखिए तो सही वो क्या कर रहे हैं। आप गार्जियन है ना, क्योंकि बचपन में जो सिखाया जाता है बच्चे वही सीखते हैं। आप बच्चे का ही पूरा दोष ना दें। बच्चे जब बचपन के आलम में बच्चे क्या कर रहे हैं आपके सामने, मोबाइल देखिए। अगर वो अच्छी चीज़ें नहीं देखता उसको बताइए कि ये चीज़ देखना मना है, बिल्कुल आप ना देखें इसको, तुम्हारे काम की चीज़ देखो। तो ये चीज़ माँ बाप पर भी, माँ बाप को रोक लगनी चाहिए। अगर जो बच्चा अगर मान के चले सोशल मीडिया के द्वारा बिगड़ रहा हो तो, या फिर सोशल मीडिया से कोई अच्छा काम कर रहा हो तो फिर उसको मतलब करने देना चाहिए। बिल्कुल। यही चीज़। तो सोशल मीडिया का मतलब फ़ायदा भी है, नुकसान भी है समाज पर। दोस्तों, ये मतलब कि इंटरव्यू यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप KDV लाइव पर आए और अपना टाइम दिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।